हेलो। आप सभी का इस क्लास में फिर से स्वागत है। अब हम पारितंत्र यानी इकोसिस्टम की बात करेंगे। पारितंत्र जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी जगह के, किसी क्षेत्र के, उसको मिलकर बनाया जाता है। तो किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। इस चित्र में आप देख रहे होंगे, इस चित्र में जो हवा, पानी, ये सारी चीजें हैं, इसके अलावा जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सारे मिलकर इकोसिस्टम बना रहे हैं यानी पारितंत्र बना रहे हैं। तो किसी भी क्षेत्र में जो जीवित जो जानवर वगैरह, पेड़ पौधे, जो भी जीव होते हैं और इसके अलावा जो अजैव कारक होते हैं, वो सारे मिलकर इकोसिस्टम यानी पारितंत्र को बनाते हैं। अब पारितंत्र जो होते हैं वो आप देख सकते हैं कि उसमें सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं, यानी कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जीवाणु, कवक यानी फंजाई, पेड़, आर्किया, जानवर, प्रोटिस्टोम, ये सारे जो हैं ये जैव घटक है यानी कि ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा कई अजैव घटक भी हैं, उनमें भौतिक कारक भी हैं, जैसे कि ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज, ये सारे अजैव घटक हैं। इस चित्र में भी देखिए, वायु, खारापन, मिट्टी, तापमान, रोशनी, पानी, खनिज, पीएच लेवल, नमी, ये सारे जो है ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो कोई भी जो इकोसिस्टम होता है उसमें जैव घटक भी होते हैं और अजैव घटक भी होते हैं। चलिए अब आपको एक बगीचे के बारे में बताते हैं। वह भी एक पारितंत्र ही होता है। यदि आप अपने बगीचे में जाएंगे तो आपको विभिन्न पौधे दिखेंगे, जैसे कि घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावट पौधे तथा मेंढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। ये सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया यानी इंटरेक्शन करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स द्वारा प्रभावित होते हैं। अतः एक बगीचा एक पारितंत्र है। एक बगीचा भी एक इकोसिस्टम होता है, यानी एक गार्डन भी एक इकोसिस्टम होता है जिसमें ये सारी चीजें होती हैं, घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, ये सारी जो चीजें होती हैं, तो ये सभी उसको एक बगीचे को पारितंत्र बना रही होती है। इसमें जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं और इन सब की जो ग्रोथ होती है, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है और जो भी यहाँ पे अलग अलग इनके मूवमेंट्स होते हैं वो इनके साथ एबायोटिक कंपोनेंट्स के द्वारा प्रभावित होते हैं। यानी कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, अजैव घटक होते हैं, वो उसे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से बगीचे में भी इंटरेक्शन होता है। तो चलिए अब हम एक प्यारा सा वीडियो वापस से देखते हैं। तो इस प्यारे से वीडियो में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक बगीचे के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, प्रभावित कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए एक बगीचा एक इकोसिस्टम होता है। अब आइए हम जल जीवशाला यानी एक्वेरियम बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो जल जीवशाला बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? पहला तो ये कि मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान, एक बड़ा जार भी ले सकते हो आप, तो ये पर्याप्त स्थान होना चाहिए। जल, ऑक्सीजन एवं भोजन होना चाहिए उनके लिए। इसके अलावा एक वायु पंप की आवश्यकता होगी। एक वायु पंप यानी वातृत्व द्वारा ऑक्सीजन पंप कर सकते हैं तथा मछली का भोजन बाजार में उपलब्ध होता है, उसे वहां से ले सकते हैं। एक जल जीवशाला मानव निर्मित पारितंत्र यानी ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का उदाहरण है। तो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का एक्वेरियम एक उदाहरण है जो कि मानव ने बनाया है। इसमें जल, ऑक्सीजन, भोजन ये सारे देकर मछलियों को पोषित किया जाता है और मछलियां भी वहां पे अपने एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे जल से इंटरेक्ट कर रही होती हैं और आपस में भी वो इंटरेक्ट कर रही होती हैं। तो ये एक ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है।
अब हम देखते हैं कि पारितंत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पारितंत्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा होता है? वो होता है प्राकृतिक पारितंत्र, जैसे इस चित्र में आपको दिख रहा होगा। इसका उदाहरण है रेगिस्तान, जंगल, झील, नदियां, महासागर। ये सारे नेचुरली क्रिएटेड हैं, ये नेचर में अपने आप बने हैं और डेवलप हुए हैं। दूसरा होता है मानव निर्मित यानी कृत्रिम पारिकृत यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे हमने एक्वेरियम का देखा था। तो मछली घर, उद्यान यानी गार्डन, चिड़िया घर, फसल के खेत, ये सारे आप जैसे इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक ह्यूमंस ने बनाया है, ये मानव ने बनाया है, तो इसलिए ये मानव निर्मित पारिकृत तंत्र है। अब हम आगे पढ़ते हैं जीवित जीवों का समूहन के बारे में, यानी ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें हम अलग अलग तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। पहला तो होते हैं प्रोड्यूसर्स, जिन्हें उत्पादक भी कहते हैं। वे सभी हरे भरे पौधे और कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। हमने प्रोड्यूसर्स के बारे में कई बार पढ़ा, हमने जैव प्रक्रम में पढ़ा, हमने देखा कि किस प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाना खुद ही बनाते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स या उत्पादक होते हैं, वे हरे भरे पौधे और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, वे खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। दूसरे कौन होते हैं? कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता। ये वे जीव होते हैं जो उत्पादित भोजन का उपभोग करते हैं, या तो सीधे उत्पादकों से या परोक्ष रूप से अन्य उपभोक्ताओं को खिलाकर उपभोक्ता होते हैं। अर्थात कि या तो ये खुद ही पेड़ पौधों को खा लेते हैं, या फिर ये उन जानवरों को खा लेते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं। तो उपभोक्ता वो होते हैं जो खुद तो खाना नहीं बनाते हैं, पर जहां से भी उन्हें खाना मिल रहा होता है वो उसे खा लेते हैं, तो इन्हें कहते हैं कंज्यूमर्स। और ये भी अलग अलग प्रकार से होते हैं, जैसे कि शाकाहारी जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, मांसाहारी जैसे कार्निवोर्स, सर्वाहारी यानी ओमनिवोर्स, और परजीवी यानी पैरासाइट्स। इनके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। पैरासाइट्स जैसे मच्छर, मांसाहारी जैसे शेर, हर्बीवोरस जैसे हिरण, सर्वाहारी जैसे कौवा। तो ये सारे आपने बचपन में भी बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो इन सबको। तो ये सारे उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स को या प्रोड्यूसर्स को खाने वाले जीवों को खाते हैं। अब तीसरा है अपघटक यानी डीकंपोजर्स। ये क्या करते हैं? ये वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं, जो मिट्टी में अवशोषित हो जाते हैं और पौधों द्वारा एक बार फिर उपयोग किए जाते हैं। तो जो डीकंपोजर्स होते हैं, जैसे मशरूम्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये वे वाले जीव होते हैं जो जो कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, उन्हें सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं और मिट्टी में अवशोषित हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, और फिर पौधे इन्हें फिर से यूज कर लेते हैं। अब आपको फूड चेन के बारे में तो पता ही होगा, आहार श्रृंखला, ये पहले की क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं। तो जीवों की एक श्रृंखला जो एक दूसरे का आहार करते हैं, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की ये श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये है प्रोड्यूसर्स। इनको कौन खा जाते हैं? ग्रास हॉपर्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स जैसे कि रैट्स जो होते हैं, चूहे होते हैं, वो इन्हें खा जाते हैं। फिर सांप जैसे जीव इन्हें खा जाते हैं, इन्हें टर्शरी कंज्यूमर्स कहते हैं, यानी तीसरा चरण होता है ये। फिर फाइनल कंज्यूमर्स जो होते हैं वो इन्हें खा जाते हैं, जैसे सांप को। तो ये होते हैं फाइनल कंज्यूमर्स। और फिर फाइनली जो फंजाई होते हैं, फंगस होता है जैसे मशरूम वगैरह, ये इनको डीकम्पोज कर देते हैं। और फिर इनको कौन प्रयोग में लेता है? वापस से प्रोड्यूसर्स इनको प्रयोग में लेते हैं, उनको पोषण प्रदान करते हैं डीकम्पोजर्स। तो इस प्रकार से ये पूरा एक फूड चेन होती है, एक दूसरे से सभी कनेक्टेड होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो आहार श्रृंखला में कई पोषी स्तर होते हैं। खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक चरण या स्तर एक पोषी स्तर बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो पहला पोषी स्तर होते हैं,
हैं। फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं यानी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो दूसरा पोषी स्तर होता है। तीसरा जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं वो तीसरा पोषी स्तर बनाते हैं, और जो तृतीय उपभोक्ता होता है वो चौथा पोषी स्तर बनाते हैं। तो ये डिफरेंट न्यूट्रिशन के इनके लेवल्स होते हैं, और ये जो फूड चेन होती है उसमें इस प्रकार के पोषी स्तर होते हैं। तो चलिए अलग अलग पोषी स्तर के बारे में जानते हैं। प्रथम पोषी स्तर जो होता है उसमें कौन होता है? स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफ्स या उत्पादक। ये क्या करते हैं? जो सौर ऊर्जा होती है यानी सोलर एनर्जी होती है, इसको लेते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं ऐसी एनर्जी में जो कि विषम पोषी उसको ले सकते हैं। तो बेसिकली वो सोलर एनर्जी को लेते हैं और विषम पोषियों यानी हीट्रोट्रोफ्स के लिए या दूसरे उपभोक्ता जो होते हैं यानी कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए वो उसको अवेलेबल कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। इसका उदाहरण है पौधे। अब द्वितीय पोषी स्तर क्या होता है? इसमें शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो जैसे जो शाकाहारी होते हैं, या शाकाहारी जरूरी नहीं है शाकाहारी ही हो, और जैसे कि आप देख सकते हैं चूहे हैं, वो स्ट्रिक्टली शाकाहारी नहीं है, वो ओमनीवोरस है, लेकिन वो भी द्वितीय पोषी स्तर का इस चेन में हम देख सकते हैं कि वो द्वितीय पोषी स्तर पे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो पौधे से बना हुआ जो अनाज होता है उसको खाते हैं। तो ये हो गया द्वितीय पोषी स्तर। अब तृतीय पोषी स्तर में क्या हो रहा है? छोटी मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता का गठन करता है। तो ये क्या करता है? जैसे कि सांप चूहों को खाता है, तो ये तृतीय पोषी स्तर हो गया। ये छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। अब चौथा पोषी स्तर क्या होता है? ये बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता चौथा पोषी स्तर के होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं बाज जो होता है ये सांप को खा लेता है, तो ये चतुर्थ पोषी स्तर हो गया। अब हर पोषी स्तर में जो होती है वो एनर्जी फ्लो हो रही होती है। सबसे पहले तो जो लाइट एनर्जी होती है वो प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक लेते हैं। उसके बाद उसमें जो एनर्जी ये लोग बनाते हैं वो एनर्जी फिर प्राथमिक उपभोक्ता लेते हैं, फिर वो एनर्जी द्वितीय उपभोक्ता लेते हैं, फिर उसके बाद तृतीय उपभोक्ता लेते हैं, और डीकम्पोजर्स भी एनर्जी ले रहे होते हैं। अब हम जानेंगे पोषी स्तरों के बीच ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो जो भी सोलर एनर्जी प्लांट्स ले रहे होते हैं उनमें से केवल 1% यानी 1% ही उसका फूड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद इनको प्राथमिक उपभोक्ता खा लेते हैं इस पौधे को, और फिर जब वो खाते हैं तो उसमें से जो एनर्जी होती है उसमें मोस्ट ऑफ द एनर्जी हीट के रूप में एनवायरमेंट में उसका लॉस हो जाता है, और उसमें सिर्फ 10% ही उसका जो पार्ट होता है वो जैव मात्रा में बदल पाता है। तो इसके बाद फिर वो अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है, सिर्फ उसका 10%। बाकी सारा 90% जो होता है वो हीट में एनवायरमेंट में ही लॉस उसका हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा का औसत 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से हर स्टेज पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। लाइट एनर्जी गई, तो इसमें से इन्होंने जो 1% है केवल वही फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो पाई। फिर उसके बाद जो 10% है वो आगे तक बढ़ी, उसका भी 10% आगे तक बढ़ा, उसका भी 10% आगे तक बढ़ा। तो अल्टीमेटली जो एंड में एनर्जी बची वो केवल 0.1% है, और ये काफी कम है। तो इसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है? इसका ये कंक्लूजन निकल रहा है कि प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का लॉस इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसलिए कॉमनली सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। इसलिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं यूजुअली आप देखना एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा तो हमारे पेड़ पौधे प्लांट्स यही होते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं। फिर उससे कम होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, उससे कम होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और इस पूरे नेचर में सबसे कम होता है टर्शरी कंज्यूमर्स। एंड यूजुअली ये जो पूरी फूड चेन है उसमें 3-4 से ज्यादा इसकी चेन के
के चरण नहीं होते हैं, क्योंकि फिर आपको पता है क्यों, क्योंकि फिर एनर्जी लॉस होता रहता है और फोर्थ चरण तक आते आते इतना एनर्जी लॉस हो जाता है कि वो बहुत कम एनर्जी बचती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो प्रथम चरण होता है उसमें सबसे अधिक जानवर और प्लांट्स और ये सारे मिलते हैं, और लास्ट चरण के जो प्लांट्स या जो भी प्लांट्स नहीं, एक्चुअली जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सबसे कम लास्ट चरण में होते हैं। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनता है। तो हमने फूड चेन के बारे में तो डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से एक चीज दूसरे चीज को खा रही होती है और ऐसे ये एनर्जी इनका फ्लो हो रहा होता है और पूरा चेन बनती है। लेकिन आमतौर पे ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि चूहे को सिर्फ सांप ही खा सकता है और सांप को सिर्फ बाज ही खा सकता है, ऐसा नहीं होता है। और भी जानवर होते हैं जो एक दूसरे को खा सकते हैं। तो प्रत्येक जीव 2 या उससे अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जा सकता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल यानी सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस बनते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं यानी फूड वेब कहते हैं। तो ये फूड वेब आप देखिए इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि ऐसा नहीं होता है कि एक को सिर्फ एक ही जानवर खा सकता है, एक जानवर को दूसरा 2-3 जानवर खा सकते हैं और उसको भी 2-3 और जानवर खा सकते हैं। तो एक पूरा ये वेब टाइप का बन रहा होता है इनका। शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल या प्राकृतिक अंतर संबंध, जहां एक जीव के पास अन्य जीवों से जुड़ने के लिए एक से अधिक मार्ग होते हैं, खाद्य वेब कहलाता है, यानी आहार जाल इसे कहते हैं, फूड वेब इसे कहते हैं। अब आहार श्रृंखला के हम कुछ रोचक पहलू डिस्कस करते हैं। ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशिक होता है यानी यूनिडायरेक्शनल होता है, अथवा एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित यानी ट्रांसफर्ड की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती। एक बार वो ऊर्जा चली गई तो चली गई, वो ऐसे अलग अलग डायरेक्शंस में नहीं जा रही होती, एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है। ठीक है, जैसे ये विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमित स्थानांतरित होती है, अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में लॉस होता है, उत्तरोत्तर लॉस होता है। अब आहार श्रृंखला पर रसायनों का किस प्रकार से प्रभाव होता है? हमारी फसलों को बीमारियों और कीटों से बचाने के लिए कीटनाशकों और अन्य रसायनों का उपयोग आहार श्रृंखला में रसायनों के पीछे का कारण है। अर्थात क्या होता है कि हम हमारी फसलों को बीमारियों और कीटाणुओं से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब डाल देते हैं। तो कीटनाशक जो पेस्टिसाइड्स डालते हैं और उसके अलावा दूसरे जो केमिकल्स डालते हैं उसको बचाने के लिए, उससे क्या होता है, ये केमिकल्स फूड चेन में एंटर हो जाते हैं और फूड चेन में एंटर होके ये बाकी जीवों तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि इंसानों तक भी पहुंच जाते हैं। ये रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोत में भी चले जाते हैं और वहां जाके ये जो जल जीवन होता है, मरीन लाइफ होती है, उसको भी ये इन्फ्लुएंस अफेक्ट कर देते हैं। मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल एवं खनिजों के साथ साथ अवशोषण हो जाता है तथा जलाशयों से ये जलीय पौधे एवं जंतुओं में भी प्रवेश कर जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, वो मरीन लाइफ यानी जल जीवन में भी प्रवेश करके उनको भी खराब करना शुरू कर देते हैं, उनको भी हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन इसे कहते हैं, जैव आवर्धन, यानी क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत यानी नॉन डिग्रेडेबल हैं, ये प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते रहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, केमिकल्स इस व्यक्ति ने डाले अपने सिंक के अंदर और ये पानी के फिर साथ जल के स्रोत में चले गए, यानी रिवर या पॉन्ड या जहाँ पे भी ये गए वहां चले गए। वहां पे इसी पानी को अंदर फिश लेती है, मछली लेती है, तो मछली के अंदर भी चले गए। अब यही मछली ये व्यक्ति जब खाएगा तो इसी के अंदर ये सारे केमिकल्स वापस चले जाएंगे। तो इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्योंकि ये किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, अतः हमारे शरीर में ये रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। तो हमारे ही शरीर में ये हम जो भी गंदगी फैला रहे हैं ना इस पूरे पर्यावरण में, ये जाके हमारे ही शरीर में कलेक्ट होती है
है और फिर हम ही को बीमारियां देती है। और ये बहुत सारी जो ऐसी बीमारियां हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, जैसे कैंसर, ये इन सब कारणों की वजह से हो रही है, क्योंकि हमारे इतने केमिकल्स का प्रयोग होता है खाने पीने में, और ये केमिकल्स हर जगह पहुंच चुके हैं, ये हमारे पानी को भी इन्फेक्ट कर चुके हैं, और इस प्रकार से बायोमैग्निफिकेशन के कारण बहुत हानि पहुंच रही है। अब हम कीटनाशक आधारित भोजन के विकल्प ढूंढने की कोशिश करेंगे। कीटनाशक आधारित भोजन की जगह जैविक या स्थानीय रूप में से उगाए गए भोजन का चयन करना चाहिए। फलों और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए। तो इन दोनों कामों से क्या होता है, हम किस प्रकार से अपने को इन सब केमिकल्स से बचा सकते हैं, इन सब पेस्टिसाइड्स वाले भोजन से बचा सकते हैं। हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, अगर हो सके तो हमें अपने आसपास खुद ही फार्मिंग करनी चाहिए। अगर हो सके तो ऐसी जगहों से हमें खरीदना चाहिए जो हमको पता है कि यहाँ पे पेस्टिसाइड्स नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं और नेचुरल तरीके से उगाया जाता है। और दूसरा, हमें अपने फल और सब्जियों को अच्छे तरीके से धो के खाना चाहिए, ताकि ऊपरी हिस्से पे जो भी अगर केमिकल हो वो हट जाए वहाँ से। तो इस प्रकार से हमें नेचुरल ऑर्गेनिक फूड को खाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, इनके जल्दी से आप उत्तर दे दीजिए। पहला प्रश्न तो यह है कि पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। अब आप इस वीडियो को पॉज करिए और इसका उत्तर दीजिए। तो पोषी स्तर के बारे में हमने जाना था कि कैसे कैसे अलग लेवल्स होते हैं। ऐसे हमने डायग्राम भी देखा था कि यहाँ पे होते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर उसके ऊपर होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर उसके बाद होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर उसके बाद होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। और आपने उन एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा था जो इसमें होते हैं, जैसे कि यहाँ पे होता है चूहा, यहाँ पे होता है सांप, यहाँ पे होता है बाज, और ये होते हैं हमारे पेड़ पौधे। तो इस प्रकार का एक आहार श्रृंखला का उदाहरण है और ये है उसके डिफरेंट पोषी स्तर। ये पहला पोषी स्तर, ये दूसरा। तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है? अपमार्जक क्या होते हैं? ये होते हैं डीकम्पोजर्स, जैसे कि फंगस, या हम बात करें अगर मशरूम्स की, तो हमने बात करी थी कि जो भी ये फूड चेन होती है उसमें फाइनली जब डीकम्पोज हो जाती हैं चीज़ें, तो वो कौन कर रहा होता है? अपमार्जक उसे डीकम्पोज कर रहे होते हैं और उसे ऐसे न्यूट्रिटिव तत्वों में उसे वो कन्वर्ट कर देते हैं जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो इस वजह से अपमार्जकों की भी इस पूरी फूड साइकिल में, फूड चेन में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट भाग होता है, क्योंकि ये भी जो भी डेड मटेरियल्स होते हैं उनको ये अपने उससे ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और फिर ये खुद पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर का दूसरा भाग भी पढ़ लिया है। अब हम पर्यावरण को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के बारे में जानेंगे और ये अगले वीडियो में हम जानेंगे। तब तक के लिए उम्मीद है आपका अच्छा दिन होगा और जल्द मुलाकात होगी। बाय।